सिर्फ एक गलत फैसला और हंसती खेलती पूरी पार्टी खल्लास। इस लिस्ट में एक ऐसा सीएम है जिसने पूरे राज्य को वापस लालटेन युग में धकेल दिया। तो एक ऐसा दिग्गज भी है जिसकी पूरी पार्टी सगे दामाद ने आधी रात को लूट ली। और नंबर 1 का क्लाइमैक्स तो हिला देने वाला है, जहां सिर्फ एक यू टर्न के चक्कर में नेताजी की कुर्सी तो गई ही, सगे पिता की बनाई 50 साल पुरानी पार्टी और असली चुनाव चिन्ह भी हमेशा के लिए छिन गया। नंबर 5 पर आते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी। 1993 से लेकर 2003 तक पूरे 10 साल मध्य प्रदेश की सत्ता पर दिग्विजय सिंह जी का एक छत्र राज था। इन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, क्योंकि इनका मानना था कि चुनाव विकास से नहीं बल्कि चुनावी मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। बस इसी एक अति आत्मविश्वास वाले फैसले ने इनके पैर पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी कि कांग्रेस पार्टी का पूरा वजूद ही हिल गया। दिग्विजय सिंह जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में राज्य के बुनियादी ढांचे यानी बिजली, सड़क और पानी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला किया। उस दौर में मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत ऐसी थी कि गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। लोग कहते थे कि एमपी की सीमा शुरू होते ही गाड़ी की रीढ़ की हड्डी जवाब दे देती थी। बिजली का आलम यह था कि लालटेन और मोमबत्तियां ही स्थायी सरकार बन चुकी थी। दिग्विजय सिंह जी को लगा कि उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि जनता बिना बिजली सड़क के भी उन्हें वोट दे देगी, लेकिन जनता जनार्दन होती है। इस एक आत्मघाती फैसले ने जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की उमा भारती जी ने इस मुद्दे को ऐसा लपका कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। दिग्विजय सिंह जी को जनता ने मिस्टर बंटाधार का ऐसा टैग दिया जो आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस एक फैसले की वजह से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में ऐसी बिखरी कि अगले 15 सालों तक सत्ता के लिए तरसती रही। आज भी वहां कांग्रेस बैकफुट पर ही नजर आती है। एक मुख्यमंत्री के ओवर कॉन्फिडेंस ने पूरी पार्टी को 1.5 दशक के वनवास में भेज दिया। दिग्विजय सिंह जी ने तो सिर्फ विकास को रोककर अपनी पार्टी को अंधकार में धकेला था, लेकिन अगले नंबर वाले मुख्यमंत्री ने जो किया उसे देखकर पूरे देश के राजनीतिक पंडितों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कौन है वो जिन्होंने अपनी ही बनी बनाई सल्तनत को खुद ही आग लगा दी? चले जानते हैं। नंबर 4 पर आते हैं तेलंगाना के कद्दावर नेता के चंद्रशेखर राव जी, जिन्हें सब बड़े प्यार से केसीआर जी कहते हैं। केसीआर जी तेलंगाना के निर्विवाद राजा थे। उन्होंने अलग तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन किया, राज्य बनवाया और लगातार 2 बार बम्पर बहुमत से सरकार बनाई। उनके सामने विपक्ष का नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर आया साल 2022 और केसीआर जी के मन में दिल्ली फतह करने का विचार आया। उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे राजनीति का सबसे बड़ा सेल्फ गोल माना जाता है। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय पार्टी टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति कर दिया। इस फैसले के पीछे उनकी सोच थी कि वो अपनी पार्टी को नेशनल लेवल पर ले जाएंगे और सीधे पीएम मोदी जी को टक्कर देंगे। पर भाई साहब वो कहते हैं ना कि आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। केसीआर जी भूल गए कि उनकी पार्टी की पूरी ताकत और पहचान उस तेलंगाना शब्द में ही थी। जैसे ही उन्होंने नाम से तेलंगाना हटाया, वैसे ही तेलंगाना की जनता के दिल से उनका भावनात्मक जुड़ाव टूट गया। विपक्ष ने तुरंत मौका देखकर चौका मारा और जनता के बीच यह संदेश फैला दिया कि केसीआर जी अब तेलंगाना को भूल चुके हैं और दिल्ली के चक्कर में अपनी जमीन छोड़ रहे हैं। इस एक फैसले ने उनकी जमीनी पकड़ को ढीला कर दिया। नतीजा क्या हुआ? 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें बुरी तरह पटखनी दे दी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में तो हद ही हो गई। केसीआर जी की पार्टी एक एक सीट के लिए तरस गई और उसका खाता तक नहीं खुला। दिल्ली की कुर्सी का सपना देखने के चक्कर में केसीआर जी ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और आज उनकी पार्टी अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है। केसीआर जी ने तो सिर्फ नाम बदला था और उनकी पार्टी अर्श से फर्श पर आ गई। लेकिन नंबर 3 पर जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तो जनता की सबसे पसंदीदा चीज पर ही ताला लगा दिया था। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को तो तबाह किया ही, उनकी पार्टी को भी तबाह कर दिया। सोचिए वो कौन हो सकते हैं। नंबर 3 पर आते हैं हरियाणा के कद्दावर नेता बंसी लाल जी। बंसी लाल जी को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने हरियाणा में सड़कें बनवाई, बिजली पहुंचाई और उनका सिक्का चलता था। साल 1996 में उन्होंने अपनी नई पार्टी हरियाणा विकास पार्टी बनाई और चुनाव जीतने के लिए महिलाओं के वोट बैंक को लुभाने का एक मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार किया। उन्होंने वादा किया कि सरकार आते ही हरियाणा में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। चुनाव वो जीत गए और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपना यह फैसला लागू भी कर दिया।
उन्होंने सोचा था कि शराब बंद करके वो सूबे के सारे पुरुषों को सुधार देंगे और महिलाएं खुश होकर जिंदगी भर उन्हें वोट देंगी। लेकिन राजनीति में हर सीधा दिखने वाला रास्ता मंजिल तक नहीं जाता। यह फैसला बंसीलाल जी की पार्टी के लिए कफन की कील साबित हुआ। हरियाणा के शौकीनों के लिए पड़ोस के राज्य जैसे दिल्ली, पंजाब और राजस्थान स्वर्ग बन गए। राज्य में अवैध शराब की तस्करी इतनी बढ़ गई कि घर घर में अवैध शराब बिकने लगी। पुलिस और माफिया का ऐसा नेक्सस बना कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। सबसे बड़ा झटका लगा हरियाणा के खजाने को। राजस्व का भारी नुकसान हुआ। टूरिज्म पूरी तरह ठप हो गया। जनता इस फैसले से इतनी त्रस्त हो गई कि बंसीलाल जी के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना तो शराबबंदी हो पाई और न ही सरकार बच पाई। 3 साल के भीतर ही 1999 में उनकी सरकार गिर गई और शराबबंदी को हटाना पड़ा। इस एक फैसले ने बंसीलाल जी की पार्टी का जनाधार ऐसा खत्म किया कि जनता ने उन्हें दोबारा कभी मौका नहीं दिया। अंत में साल 2004 में बंसीलाल जी को अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए उसका कांग्रेस में विलय करना पड़ा। एक गलत फैसले ने एक क्षेत्रीय पार्टी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शराबबंदी का झटका तो फिर भी सिर्फ वोटों तक सीमित था, लेकिन नंबर 2 पर जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी कहानी में तो प्यार, परिवार, राजनीति और ऐसा भयंकर धोखा शामिल है कि कोई बड़ी से बड़ी बॉलीवुड फिल्म भी इनके सामने फीकी पड़ जाए। अपनी ही बनाई पार्टी से कोई राजा कैसे बेदखल हो सकता है, चलिए देखते हैं। नंबर 2 पर आते हैं आंध्र प्रदेश के भगवान कहे जाने वाले एनटी रामाराव जी, जिन्हें पूरी दुनिया एनटीआर जी के नाम से जानती है। एनटीआर जी कोई मामूली नेता नहीं थे, वे सिनेमा के सुपरस्टार थे और जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो सिर्फ 9 महीने के भीतर अपनी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को भारी बहुमत से जिताकर मुख्यमंत्री बन गए। जनता उन्हें पूछती थी, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी दौर में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके बने बनाए साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। एनटीआर जी ने अपनी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती जी को पार्टी और सरकार के फैसलों में हद से ज्यादा दखल देने की छूट दे दी। लक्ष्मी पार्वती जी धीरे धीरे सुपर सीएम की तरह काम करने लगी। पार्टी का हर छोटा बड़ा फैसला उनके इशारे पर होने लगा। एनटीआर जी फिल्मों में तो हर विलेन को हरा देते थे, लेकिन घर के भीतर और पार्टी के अंदर जो असंतोष की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी उसे वो पढ़ नहीं पाए। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। इस फैसले से टीडीपी के वरिष्ठ नेता और एनटीआर जी के अपने दामाद चंद्रबाबू नायडू जी बेहद असुरक्षित और नाराज हो गए। चंद्रबाबू नायडू जी ने इसे अपनी राजनीतिक मौत समझा और बैक स्टेज एक ऐसा गेम खेला जिसने इतिहास रच दिया। साल 1995 में चंद्रबाबू नायडू जी ने पार्टी के अधिकांश विधायकों को अपने पाले में कर लिया और वाइसराय होटल में एक ऐतिहासिक तख्ता पलटका दिया। एनटीआर जी देखते रह गए और उनकी खुद की बनाई पार्टी, उनका नाम, उनका चुनाव चिन्ह और मुख्यमंत्री की कुर्सी, सब कुछ उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू जी ने छीन लिया। एनटीआर जी को अपनी पार्टी से बेदखल होना पड़ा। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका यह एक फैसला उनकी खुद की राजनीतिक कद्र को शून्य कर गया। एनटीआर जी की कहानी सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो थोड़ा और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि नंबर 1 पर जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके साथ जो हुआ वो भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज और सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स है। एक ऐसा फैसला जिससे सिर्फ सरकार ही नहीं गई बल्कि बाप की बनाई पूरी पार्टी और उसका सिंबल भी हाथ से निकल गया। कौन है वो, चले पर्दा उठा दो। नंबर 1 पर आते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी। साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जनता ने इस गठबंधन को पूर्ण बहुमत भी दिया, लेकिन चुनाव नतीजे आते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर पेंच फंस गया। उद्धव ठाकरे जी ने एक ऐसा अप्रत्याशित फैसला लिया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने बीजेपी के साथ अपने 10 को पुराना वैचारिक गठबंधन तोड़ दिया और मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी धुर विरोधी पार्टियों यानी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बना दी। यह फैसला राजनीतिक रूप से इतना बड़ा यू टर्न था जैसे कोई कट्टर शाकाहारी अचानक कहे कि आज से वो चिकन बिरयानी की दुकान खोलेगा। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन यह फैसला शिवसेना के मूल कैडर और जमीनी शिव सैनिकों के गले नहीं उतरा। जो शिव सैनिक जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, उन्हें अचानक कांग्रेस के साथ मंच साझा करना पड़ रहा था। पार्टी के भीतर यह घुटन धीरे धीरे एक बड़े लावे का रूप ले रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे जी अपनी सरकार चलाने में व्यस्त थे। फिर आया साल 2022 जब यह लावा फूट पड़ा। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने ऐसी बगावत की जो भारतीय इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। विधायक पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए और देखते ही देखते उद्धव ठाकरे जी की सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चौबे जी गए थे 26 जी बनने, दुबे जी बनकर लौटे। उद्धव ठाकरे जी की सरकार तो गई ही, साथ ही एकनाथ शिंदे जी ने असली शिवसेना पर दावा ठोक दिया। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और अंत में फैसला आया कि उद्धव ठाकरे जी के पिता यानी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी द्वारा बनाई गई मूल शिवसेना का नाम और उनका ऐतिहासिक चुनाव चिन्ह तीर कमान भी एकनाथ शिंदे जी के गुट को दे दिया गया। उद्धव ठाकरे जी को अपनी ही विरासत से हाथ धोना पड़ा। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी की चाहत वाले फैसले ने उनकी पूरी पार्टी का मूल रूप ही उनसे छीन लिया।